मैं पंकज शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये कॉमन टॉपिक है चाइल्ड प्रोटेक्शन, बाल अधिकार और बाल संरक्षण। ये रीड लेवल फर्स्ट में और सेकंड में अब की बार ऐड किया गया है। बीएसटीसी और बीएड सबको कवर करता है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। कौन कौन से बच्चों को प्रोटेक्शन दिए गए हैं, बच्चों के साथ किस किस टाइप के उनको अधिकार दिए गए हैं, उनके साथ उन बच्चों का कौन कौन से जो अधिकार है उनका हनन होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं। पृष्ठभूमि क्या है, बाल संरक्षण जो कानून बनाए गए हैं वो कौन कौन से तंत्र है, बाल विकास की जो योजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, राष्ट्रीय बाल संरक्षण, राज्य बाल संरक्षण में अंतर क्या है, सब चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये बीएसटीसी में 10 नंबर की यूनिट चलती है और बाल अधिकार बच्चों के कौन कौन से दिए गए हैं उस चीज़ की भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ कि अपन आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि, फिर बालक की जो परिभाषा है वो क्या चीज़ है, और फिर बाल अधिकार क्या है, बाल अधिकार हनन क्या है, संविधान में प्रावधान क्या क्या है, बाल विकास की कौन कौन सी योजनाएं हैं, राज्य की कौन सी योजनाएं, राष्ट्र की कौन सी हैं, संसद द्वारा कौन सी निर्मित जो अधिनियम है वो कौन से हैं, बाल संरक्षण कानून और उसके जो तंत्र कौन से हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अंतर क्या क्या है, कितने इसमें सदस्य होते हैं, और इसको निरोधक अधिनियम कौन कौन से बाल विवाह को रोकने के लिए, और विशेष तथ्य हैं, और बच्चों के जो कर्तव्य है वो कौन कौन से, उसके तमाम चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि 20 नवंबर 1954 को, ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। बाल दिवस जो अपन मनाते हैं वो 20 नवंबर को मनाते हैं, लेकिन सबसे पहले उसकी जो शुरुआत हुई थी वो 20 नवंबर 1954 से हुई थी। और इस चीज़ की जो परिकल्पना देने वाले थे वो अपने इंडियन विद्वान थे, भारत के थे, वी के कृष्ण मेनन। तो दोस्तों सबसे पहले यूएन महासभा द्वारा, मतलब जेनेवा, स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर एक घोषणा की गई थी 1924 में कि बच्चों के भी लिए बाल अधिकार के लिए भी कुछ नियम होने चाहिए, जो कि 1959 में यूएन महासभा में भी घोषणा की गई, लेकिन इसके 30 वर्षों बाद इसको अंगीकार किया गया, इसको स्वीकृत किया गया यूएन महासभा द्वारा। और दोस्तों 196 देश थे जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे, और भारत में एक 1992 में स्वीकार किया गया था। और यूएनओ के अंदर 193 देश ही हैं, लेकिन 3 देश ऐसे थे जिन्होंने भी इस पर हस्ताक्षर किए थे। अमेरिका एक जो विश्व शक्ति है, इन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। दोस्तों अपना एग्जाम्पल देखते हैं कि अमेरिका के अंदर 5th क्लास का बच्चा भी वहाँ हथियार लेके जाता है, कोई रोकथाम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अधिकार नहीं है, बाल अधिकार पे कोई फोकस नहीं है, इसलिए वहाँ पे ऐसी घटनाएं होती हैं। दूसरी चीज़, बालक की परिभाषा क्या है। 0 से लेके 18 साल की जो उम्र वाला है वो बालक होता है। और दोस्तों फिर अपन इसमें अंतर भी बताएंगे कि जो किशोर अवस्था है उसमें क्या क्या डिफाइंड है, उनके लिए बच्चों के लिए बाल सुधार गृह है वो कितनी उम्र का होता है, कौन सा अधिनियम होता है, हर चीज़ का अपन चर्चा करेंगे। बाल अधिकार क्या है। बालक समाज एवं राष्ट्र की संपत्ति है। और बाल अधिकार संरक्षण जो कानून है 2005, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 अपने को बस ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, मेन रोल अदा करती है। तो 20 नवंबर 1984 को अधिवेशन ने स्वीकार किया था और भारत ने 11 दिसंबर 1992 में स्वीकार किया था। और इसमें 4 प्रकार के जो बच्चों को है अधिकार दिए गए हैं। प्रथम जो इमेज थी इसमें मैंने आपको शो भी किया था, जीने का अधिकार है, विकास का अधिकार है, और फिर संरक्षण और भागीदारी का अधिकार है। जीने के अधिकार में कि बच्चों को जीने का पूरा अधिकार है, ये नहीं कि माता पिता कोई किसी के चक्कर में आके कि मेरे को बेटी चाहिए, वो चाहिए, बेटा चाहिए, तो उसको गर्भ में मार दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो जन्म के पूर्व ही आरंभ हो जाता है, बच्चों की जीने का अधिकार उसके जन्म के पूर्व ही आरंभ हो जाता है। और इसमें जो बच्चों की मूलभूत इकाई है, रहना, कपड़ा, खाना पीना, सब उसमें शामिल होता है। तो बच्चों को ये अधिकार मिलना चाहिए। और बच्चों का दूसरा अधिकार है विकास का अधिकार, मतलब बच्चों की जो भावनात्मक, मानसिकता और शारीरिक सभी प्रकार के विकास जरूरी है।
कि बच्चों को अपन कोई गलत नाम से नहीं पुकारे, उसकी छवि लगे, उसे मेंटली टॉर्चर हो वो। तो मानसिकता और जो शरीर है, मतलब यदि कोई विकलांग बच्चा है तो उसको भी उस हिसाब से उसकी केयर की जानी चाहिए। तीसरा दोस्तों, संरक्षण का अधिकार। बच्चे को घर तथा अन्यत्र उपेक्षा, शोषण, हिंसा और उत्पीड़न के संरक्षण का अधिकार है। और सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जब कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है ना, तो सबसे पहले बच्चों को बचाया जाना चाहिए, ऐसा उनको अधिकार दिया गया है। तो फर्स्ट वेटेज उनको दिया जा गया है। और जो विकलांग बच्चे ना, उसको विशेष संरक्षण दिया जाना चाहिए, उसकी जो केयर है वो स्पेशली होनी चाहिए। भागीदारी का अधिकार है। बच्चे को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी लेने का अधिकार है कि जैसे कोई समर वेकेशन कैंप लगता है तो वहाँ बच्चे जैसे कोई डांसिंग का, सिंगिंग का, अलग अलग उनको शौकीन होता है, तो उनकी इच्छा को दबाना नहीं चाहिए। उनको टैलेंट का, जैसे डांस का है, किसी का अलग है, राइटिंग का है, उस हिसाब से बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए। तो उसको हर कहीं भी भागीदारी लेने का अधिकार है। फिर दोस्तों चर्चा करेंगे कि बाल अधिकार हनन क्या क्या है। कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल यौन हिंसा, बाल तस्करी, ये तमाम चीज़ें हैं ना, ये बच्चों के जो अधिकारों को हनन करती है, किस प्रकार से हनन करती है, कौन कौन से उसकी रोकथाम के लिए एक्ट चलाए गए हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों कन्या भ्रूण हत्या, भ्रूण को है वो गर्भ में ही गिरा दिया जाता है। कुछ समाज में व्याप्त जो रूढ़िवादिता है और लोगों की जो अपरिपक्व मानसिकता होती है, बेटी को बोझ समझा जाता है, पुत्र मोह की इच्छा में जन्म से पूर्व उनको मार दिया जाता है, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। आज जो कानून बनाया गया है उसका ये है PCPNDT कानून 1994। दोस्तों ये अपने को याद रखना है, PCPNDT कानून 1994 किसके लिए? कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम के लिए। और उसके लिए एक ये स्लोगन दिया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दोस्तों फिर अपन चर्चा करेंगे कि बाल विवाह 21 वर्ष जो उम्र मतलब वो डिसाइड किया गया था। पहले शारदा एक्ट आया था, उसने इसकी उम्र 14 और 18 की थी, लड़कियों की उम्र 14 और लड़कों के लिए 18। लेकिन उसको फिर आगे उसमें संशोधन किया गया था, संशोधन करके इसको 21 वर्ष और 18 वर्ष ये कर दिया गया था। ठीक है। और इसमें भी आगे ये कानून बनाया गया था कि कोई जैसे 21 वर्ष का पुरुष है, वो 18 वर्ष की लड़की से शादी वादी कर लेता है। ठीक है, तो वो आगे हम चर्चा करेंगे। और समुचित शिक्षा एवं जनचेतना की कमी से कम उम्र में विवाह से शिक्षा के मूल अधिकार, उत्पीड़न और शोषण से बचाव अधिकारों का जो हनन होता है, उसके लिए ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बनाया गया है बाल विवाह के लिए। ठीक है। बच्चों को फिर पूरा अधिकार दिया गया था कि वो 2 वर्ष बाद, जैसे वो किशोर होते हैं ना, किशोर अवस्था से 2 वर्ष बाद तक, मतलब बच्चे हैं वो किशोर अवस्था के 2 वर्ष बाद बच्चे अपना डिसीजन है वो चेंज कर सकते हैं कि उनको शादी के पात्र हो। जैसे बाल विवाह बचपन में विवाह कर दिया जाता है, जन्म लेते ही कि आपके लड़का होगा मेरी लड़की होगी, तो रिश्ते पहले तय किए जाते थे। ऐसे आजकल तो बाल विवाह में बैन लगा दिया गया है, लेकिन पहले रिश्ते ऐसे तय होते थे कि 5 साल की उम्र में ही वो फिक्स कर दिया जाता था। फिर एक कानून बनाया गया था कि जब तक बच्चे किशोर होते हैं ना, तो किशोर अवस्था के 2 वर्ष बाद तक वो अपना डिसीजन चेंज कर सकते थे। ठीक है, मतलब कि वो परिपक्व नहीं होते हैं, और जब परिपक्व होते हैं तो अपना वो लाइफ पार्टनर चेंज करने का प्रावधान पहले किया गया था। वर्तमान में बाल विवाह को पूर्णतः बैन कर दिया गया है, तो उसके लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बनाया गया है। दोस्तों बाल श्रम, छोटे छोटे बच्चों को जैसे दुकानों में, कारखानों में, घरों, ढाबों, ईंट भट्ठों, खेतों में आदि में काम के लिए उसको फोर्स किया जाता है, या कोई परिस्थिति हो जाती है तो बच्चों को भेजा जाता है। दोस्तों वो बाल श्रम की कैटेगरी में आता है। तो बाल श्रम के लिए ये नहीं कि वो अपने जो पुश्तैनी जो काम है, जैसे कोई
लघु कुटीर उद्योग है, कोई मटका वटका बनाता है या कोई और सिस्टम है छोटा घरेलू, तो उसमें बच्चों को हेल्प, वो तो उनका पुश्तैनी काम है तो करनी पड़ती है, तो वो एक डजेंट मैटर, वो अलग सिस्टम है। लेकिन जो ढाबों में, कारखानों में, ईंट भट्ठों में या केमिकल जो फैक्ट्रीज़ हैं उनमें बच्चों को रखना वो कानूनी जुर्म है। तो उसकी रोकथाम के लिए 18 से कम श्रम करने की सूचना मिलने पर किशोर न्याय अधिनियम 2000, किशोर अधिनियम 2000, किशोर न्याय अधिनियम 2000 के तहत अपन इसको शिकायत और केस बनेगा, उसको जुर्माना होगा, और जो रखने वाला है उसको आजीवन कारावास भी हो सकता है। वो किस हिसाब से, जैसे कोई केमिकल की फैक्ट्री में रखता है या कोई बीड़ी उद्योग उस कारखानों में रखता है, मतलब जो बच्चों के फेफड़े वगैरह उनको डैमेज करे या बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए, ऐसे कोई कल कारखानों में रखता है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाता है, कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो फिर आगे चलेंगे, बाल यौन हिंसा। तो भारत सरकार द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा की रोकथाम हेतु लैंगिक अपराधों से बालों का संरक्षण अधिनियम 2012, दोस्तों ये याद रखना है। बाल श्रम के लिए किशोर न्याय अधिनियम वो था 2000, और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 था। ठीक है, तो एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि बाल कन्या भ्रूण हत्या के लिए पीसी एंड पीएनडीटी कानून 1994 में था। ठीक है, और बाल विवाह के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 था। ठीक है, और बाल श्रम के लिए किशोर न्याय अधिनियम 2000 था, और बाल यौन हिंसा के लिए 2000, और फिर बाल तस्करी कि बच्चों को वो बाल श्रम, यौन हिंसा और अन्य प्रयोजन के लिए पैसे देकर उनसे जो तस्करी करवाई जाती है, बहला फुसलाकर या डरा धमकाकर अपहरण करके बालक बालिकाओं की तस्करी की जाती है। उनका मोटिव कुछ भी हो सकता है कि वो उनको पैसे वैसे दे या फैमिली से कोई मतलब मैटर होता है उनका, उसके लिए बच्चों को चुराया जाता है या उनकी तस्करी की जाती है। तो तमाम चीज़ों को बाल तस्करी में और उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाती है। अब संविधान में क्या क्या प्रावधान है, बच्चों को क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, उस चीज़ की हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से संविधान हैं जिनका उल्लेख बच्चों के हित में किया गया है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। अनुच्छेद 14, कौन कौन से अनुच्छेद है बच्चों के लिए बनाए गए हैं? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21, 21 क, 24 और 45, ये अनुच्छेद है। ठीक है, ये स्पेशली बच्चों के लिए बनाए गए हैं। अनुच्छेद 14 कानूनी विधि के समक्ष मानता। अनुच्छेद 15 जो होता है कि वो सार्वजनिक, मतलब कहीं भी उसमें भेदभाव, समानता का अधिकार मान सकते हो आप। और अनुच्छेद 21 और 24, 45, ये जो 14 वर्ष तक के बच्चों को वो शिक्षा के लिए वो है, तो उसमें क्या क्या अंतर है वो चीज़ हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। दोस्तों 21 क में 6 से 14 साल की आयु वाले सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी गई है। एक तो होता है मूल अधिकार और एक होता है मूल कर्तव्य। ये तो राइट्स है, ठीक है, जो मतलब अपन मांग सकते हैं। एक्चुअली एक तरफ की मांग हो गई और ये अपने को ड्यूटी बनती है, मूल कर्तव्य। और एक नीति निर्देशक तत्व होते हैं। मूल कर्तव्य ये बाध्यकारी होते हैं, मतलब इनके पीछे दंड की प्रावधान होता है। नीति निर्देशक तथ्य बाध्यकारी नहीं होते हैं। आप मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, लेकिन मूल कर्तव्य हमारी ड्यूटी होती है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके द्वारा ये 11वां मूल कर्तव्य ये जोड़ा गया था कि बच्चों, माता पिता और संघ की ये ड्यूटी है कि ये जो 6 से 14 साल की आयु वाले बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा ज़रूर दिलवानी चाहिए उनको। और ये पहले मांग थी, मूल अधिकार था, भाग 3 के अंदर था, और ये भाग 4 क में जोड़ा गया था। ठीक है, 11वां मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। और फिर अपन चर्चा करेंगे कि आगे
अनुच्छेद 24 था। अनुच्छेद 23 और 24 ये बाल श्रम निषेध के लिए हैं। बाल श्रम निषेध, बलात् श्रम का निषेध। तो अनुच्छेद 24 14 से कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाना। ठीक है, ये अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 39 ग और अनुच्छेद 39 च। इसमें क्या क्या है कि आर्थिक ज़रूरतों की पूर्ति हेतु बच्चों को जबरन कार्य में नहीं लगा सकते आप। जैसे दोस्तों पहले वो स्कूल में मुरमुरे वगैरह वो खिलाए जाते थे, फिर सब्जी पूड़ी, फिर दूध। तो अध्यापक की भी ये ड्यूटी है कि बच्चों को ऐसे टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए कि हम आपको ये पूरी सब्जी खिला रहे हैं तो आप यहाँ झाड़ू निकालो, मेरे लिए चाय बनाओ। तमाम चीज़ें मतलब आर्थिक ज़रूरतों की पूर्ति हेतु बच्चों को जबरन कार्य में आप नहीं लगा सकते। 39 च बच्चों को गरिमामय गरिमा मतलब बच्चों के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी है, उसको कुछ ऐसा नहीं बोलना है, जातिगत बोल नहीं बोलना है, या कुछ उसको भद्दी गाली या ऐसे वर्ड जिससे उसके दिमाग पे अटैक हो। ठीक है, उसको मानसिकता का शोषण हो, भावनात्मक शोषण हो, शोषण मुक्त वातावरण उसको उपलब्ध करवाना है। ठीक है, बच्चों को गाली नहीं दे, उसको चाय वगैरह मतलब कि ये तेरे को ये काम करना है, यहाँ से झाड़ू निकालनी है, वो करना है, तो ऐसी सज़ा का प्रावधान के लिए ये अनुच्छेद 39 च और घ के अंदर ये प्रावधान किया गया है। फिर बाल विकास की योजनाएं। ठीक है, आजकल सरकार ने सबके लिए अलग अलग योजनाएं बनाई है, जिसमें महिलाओं के लिए अलग आयोग बनाया, बालकों के लिए, गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, तमाम के उत्थान के लिए अलग अलग अधिनियम बनाए हैं और अधिक कानूनी एक्ट बनाए हैं। इतनी मतलब योजनाएं सुचारू रूप से चल रही है और पहले से चलती आ रही है कि इन सब कैटेगरीज का स्पेशली उसको प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। तो जैसे कई बच्चे हैं वो स्कूल में नहीं जा पाते हैं, तो स्कूल जैसा वातावरण देने के लिए आंगनवाड़ी सेवा है, किशोरी योजना है, जैसे छात्रवृत्ति, स्कूटी, टेबलेट वगैरह, आकाश टेबलेट दिया जाता है। और होनहार के लिए ग्रामीण प्रतिभा खो छात्रवृत्ति एग्जाम की जाती है, मतलब किशोरी योजना। राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, कई जैसे अलग अलग एनजीओ वगैरह या सरकारी या निजी संगठन होते हैं जिसमें पालना गृह जिसको बोलते हैं ना, पालना गृह। तो पालना गृह होते हैं कि वहाँ पे आप अपने बच्चों को छोड़ के अपना काम कर सकते हो, तो उनकी देखभाल के लिए भी स्पेशल जो मदर्स बोलते हैं वो होती है। तो राष्ट्रीय शिशु गृह योजना होती है, बाल संरक्षण सेवा होती है। बाल संरक्षण सेवा चाइल्ड जो वेलफेयर कमेटी होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं और कितने साल तक नॉमिनेट किया जाता है उनको, और ये इसका गठन कौन करता है, तमाम चीज़ों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आंगनवाड़ी वही है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाए उनको वैसा का वैसा माहौल दिया जाता है, बच्चों को टॉयज़ के माध्यम से, या छोटे बच्चे जिस प्रकार से उनको वो दिमाग में स्ट्राइक जल्दी हो जाए उस प्रकार से शिक्षा दी जाती है, लाड प्यार से उनको शिक्षा दी जाती है। किशोरी योजनाएं, छात्रवृत्ति वगैरह, उनको प्रोत्साहन के लिए अनेक स्कीम्स सरकार लॉन्च करती है, तो वो किशोरी योजना होती है, जिसमें श्रम विभाग जो लेबर डायरी होती है उसके तहत भी बहुत सारी योजनाएं, स्कॉलरशिप होती है, और स्टार्टिंग से लेकर 12th क्लास तक फिर अलग अलग उसको डिवाइड किया जाता है कि कोई एसटीसी कर रहा है या बीएड के जो पात्र होते हैं जिसमें श्रम विभाग द्वारा वो डायरी बनी होती है, तो उसको सरकार अलग से छात्रवृत्ति देती है, तो वह किशोरी योजना के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय शिशु गृह योजना की पालने में बच्चों को छोड़कर वो जो अपना वर्क कर सकती है, वो टेंशन फ्री हो जाती है कि मेरा बच्चा सेफ है, और उनकी देखभाल के लिए अलग से जो बंदे वो फिक्स होते हैं। बाल संरक्षण सेवा, कई सरकारी निजी एनजीओ जो होते हैं, मतलब कई बच्चे वो माता पिता होते हैं, जैसे कोई बच्चा एड्स वगैरह गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है, उसको लाइजाज मान लिया जाता है, तो उनको उस समिति के अंदर छोड़ देना चाहिए, वहाँ उनकी उचित देखभाल होती है। ठीक है,
फिर आगे चर्चा करेंगे बाल संरक्षण कानून और उसके जो तंत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 अपन पहले चर्चा करके आए हैं। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016, इसमें कि ये बताया है कि जैसे बीड़ी उद्योग, पटाखा, रासायनिक जो बच्चों के लिए हार्मफुल होते हैं उन एक्ट की रोकथाम के लिए बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016, शिक्षा का अधिकार 2002, ह्यूमन राइट्स के लिए अनुच्छेद 21 की हम चर्चा कर रहे थे। जो मूल कर्तव्य है उसमें भी 11वां जो मूल कर्तव्य वो शिक्षा के अधिकार को बताता है। पॉक्सो एक्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। पॉक्सो एक्ट की प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है। 14 जो इसकी शुरुआत कब हुई थी, कौन कौन से अधिनियम है, विस्तार से पॉक्सो अधिनियम की अपन चर्चा करेंगे। किशोर न्याय अधिनियम 2015 और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 जिसको आगे 2007 में अपनाया गया था, उसकी भी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, बालकों के विरुद्ध हिंसा व अपराध से संबंधित अधिनियम और कानून कौन कौन से बनाए गए हैं। तो 17 मई 2013 को ये एक जो निदेशालय था बाल अधिकारिता, इसका गठन किया गया था, ठीक है। लेकिन फिर इसका नाम है और जैसे 19 अक्टूबर 2011 को इसको निःशक्त जन निदेशालय के नाम से चेंज करके 2012 में विशेष योग्य जन निदेशालय कर दिया गया था। जैसे पहले हैंडीकैप था विकलांगों के लिए, फिर मोदी जी ने दिव्यांग जन से इसको संबोधित किया था उस हिसाब से। लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, ये जो पॉक्सो था उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कई बार पॉक्सो की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है। पॉक्सो अधिनियम 2012 ये अपने को याद रखना है कि लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण, ये 14 नवंबर 2012 से लागू किया गया था, संपूर्ण देश में प्रभावी हुआ था। कई एक्ट पहले दोस्तों ऐसे थे अधिनियम जो जम्मू कश्मीर वगैरह में नहीं लागू होते थे, उनका पहले सिस्टम जैसे अलग था। लेकिन ये पॉक्सो एक्ट ऐसा था जो तमाम पूरे देश में एक साथ लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ था। जिसका जो वो है कि किशोर के जो बलात्कार या रेप होता है नाबालिग के साथ, जैसे आसाराम बापू वाला, तो उसमें पॉक्सो एक्ट लगता है, उसके लिए अलग से फास्ट ट्रैक होता है, तो वो केस इसके द्वारा हैंडल किया जाता है। तो उसके लिए अपने को याद रखना है कि लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण, ये जो अधिनियम बनाया गया वो 2012 बनाया गया। इसका स्वरूप कैसे होता है, स्वरूप वो ये कि जैसे 18 साल से कम उम्र की बालक या बालिका इसमें जो शामिल होते हैं वो बच्चों को लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक शोषण, उसका जो माध्यम होता है वो हिंसा, लैंगिक प्रताड़ना, अश्लील चित्र दिखाना, बच्चों से अश्लील कार्य करवाना, अश्लील टिप्पणियाँ, गालियाँ देना, अश्लील सामग्री का संरक्षण, बच्चों को खरीद फरोख्त सहित लैंगिक उत्पीड़न, शोषण हेतु बच्चों की तस्करी से सुरक्षा प्रदान करना है, ठीक है। अब इस अधिनियम में अलग अलग जैसे अध्याय बनाए गए हैं कि सबसे पहले ये क्या होता है, कौन कौन से जो ये कृत्य होते हैं इसमें शामिल किया जाता है, इनकी रोकथाम के लिए सेकंड स्टेज क्या होती है, फिर आगे वो केस कहाँ पे जाएगा, इस प्रकार करके उनको अलग अलग कैटेगरी करके 9 पार्ट बनाए गए हैं, ठीक है। और तमाम इसमें 46 धारा है। पॉक्सो को 14 नवंबर 2012 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। इस अधिनियम को नोडल एजेंसी, ये एक मतलब 2012 में इसको 14 नवंबर 2012 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था और आज भी मतलब ये सिस्टम चल रहा है। और इसको जो किसके अधीन आता है, कौन से मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन पॉक्सो एक्ट की पूरी जो सिस्टम होता है इस मंत्रालय के तहत ही चलता है। जैसे कोई अभियुक्त किशोर है तो उसके ऊपर किशोर न्यायालय अधिनियम 2000 के तहत मुकदमा चलेगा, ठीक है। और दोस्तों इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी ऐसा कोई सिस्टम आता है, केस आता है, तो पुलिस की ये ड्यूटी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जो बाल कल्याण समिति है ना, उसमें ये उसको रिपोर्ट देनी पड़ेगी पुलिस को कि जैसे कोई भी, जैसे आसाराम का भी केस आया था तो उसमें बाल कल्याण समिति है, उसको सबसे पहले
सूचित किया जाता है कि ऐसा ऐसा कोई सिस्टम है, फिर वो फास्ट ट्रैक के तहत कानून वो पूरा चेक करते हैं कि उसकी उम्र क्या है। और मतलब जैसे वो निर्भया कांड हुआ था तो किशोर थे, लेकिन उनको जो अपराध करने का जो सिस्टम था वो बहुत ही अलग था, तो उसके लिए वो बहुत सारी उसमें धाराएं लगती है, तो देखा जाता है उनका तरीका कि अपराध करने का तरीका कैसा था, उसके तहत उसमें कानूनी कदम उठाए जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और राज्य बाल संरक्षण आयोग, उसमें अंतर क्या है। बाल कल्याण समिति है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, उसमें कितने सदस्य होते हैं और उनका कार्यकाल कितना होता है, तमाम चीज़ों का अपन डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग 2005, लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी इसके 2 साल बाद 2007 को। इसका मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। इसमें दोस्तों 7 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण और राज्य बाल संरक्षण आयोग सब में ये सिस्टम सेम चलता है। उसमें भी एक अध्यक्ष होता है, इसमें भी एक अध्यक्ष होता है। इसमें 6 सदस्य होते हैं, इसमें भी 6 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय और राज्य बाल संरक्षण आयोग मिलता जुलता है। सदस्य, मेन सदस्य इसमें एक होता है, 6 इसमें अतिरिक्त सदस्य होते हैं। इनकी योग्यता होती है कि ये बच्चों का स्पेशल मतलब राइट्स है उनका नॉलेज होना चाहिए उनको। जैसे वो पॉलिटिक्स में भी हो सकता है, लेकिन बच्चों के जो राइट्स हैं उसके बारे में उनको विस्तृत अध्ययन होना चाहिए, उनको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो 7 सदस्य होते हैं इसमें कम से कम 2 महिला होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ ये सिस्टम ऐसा हो जाता है कि इसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं जिनमें से 1 महिला होनी चाहिए। और यहाँ ये सिस्टम चलता है कि 2 महिला होनी चाहिए, ठीक है। एक अध्यक्ष, 6 सदस्य, इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। और फिर मैं चर्चा करूँगा कि इसका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष होता है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण कार्यकाल दोस्तों सब में 3 वर्ष होता है, ये याद रखना। राष्ट्रीय बाल संरक्षण, बाल कल्याण समिति, राज्य बाल संरक्षण सभी में 3 वर्ष होता है। लेकिन इसमें ये होता है कि जो अध्यक्ष होता है ना वो 65 साल तक, जो भी सबसे पहले होता है या तो उसकी उम्र 65 साल या 3 वर्ष, इसमें अतिरिक्त सदस्यों के लिए 60 साल। और प्रथम जो इसका अध्यक्ष था वो शांता सिन्हा, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की प्रथम अध्यक्ष शांता सिन्हा, जिनको 2003 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। और इसमें 4 चांद लगाए थे, मतलब जो ख्याति प्राप्त की थी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का पुरजोर तरीके से समर्थन किया था, वो थी प्रियंका कानूनगो। और वर्तमान की जो अध्यक्ष है वो स्तुति काकर है, ठीक है। अब बाल कल्याण चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में चर्चा करेंगे कि किशोर न्यायालय अधिनियम 2000 की धारा 29 के तहत कौन इसकी देख रेख करता है, कौन इसकी स्थापना करती है, तो वो राज्य सरकार द्वारा बच्चों की देख रेख व संरक्षण हेतु इसका गठन किया गया है। मतलब किशोर न्यायालय अधिनियम 2000 की धारा 29 के तहत राज्य सरकार द्वारा बच्चों की देख रेख और संरक्षण हेतु बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है। इसमें 1 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। और कुल मतलब सदस्य की संख्या पूछे तो 5 होती है, जिनमें कम से कम 1 महिला होना ज़रूरी है। इनमें 7 सदस्य होते हैं, जिनमें से कम 2 महिला की ज़रूरत आवश्यकता होती है, 2 महिला होनी चाहिए। इनमें 5 में से 1 महिला होनी चाहिए। कार्यकाल इसमें भी 3 वर्ष है, इसमें भी 3 वर्ष है, ठीक है। फिर दोस्तों आगे चर्चा करेंगे बाल विवाह निरोधक जो अधिनियम है उसके बारे में, कि सबसे ज़्यादा बाल विवाह वो बूंदी के अंदर है और सबसे कम गंगानगर के अंदर है, ठीक है। एक अंग्रेज अधिकारी था वाल्टर कृत, जिसने राजपूत हितकारिणी सभा इसका गठन किया था। जोधपुर के प्रधानमंत्री थे सर प्रताप सिंह, ठीक है। इन्होंने एक प्रतिबंध बनाया था विवाह के लिए, 1885 में इसका गठन किया गया था। फिर क्या हुआ कि 1929 में अजमेर के राय बहादुर थे हरविलास सारदा, इन्होंने सारदा एक्ट पारित करवाया था। इन्होंने एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया कि लड़की की उम्र तो 14 वर्ष होनी चाहिए और शादी के लिए लड़के की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और फिर इस सारदा एक्ट को 2006 में समाप्त कर दिया गया था और एक नया नियम 1 नवंबर 2007 से लागू किया गया था। इसमें बताया गया था कि
मैंने शुरू में चर्चा की थी कि कोई भी जो किशोर होता है ना, वो जैसे उसकी शादी कर दी किशोर अवस्था में, फिर वो वयस्क हो जाता है तो 2 वर्ष के भीतर उसको वो डिसीजन लेने का अधिकार है कि उसको वो व्यर्थ कर सकता है। यदि उसके वो सिस्टम सेट नहीं होता है, उसकी पारिवारिक मतलब जो रिलेशन है वो बिगड़ जाते हैं, पति पत्नी झगड़ते हैं औरत, तो 2 साल के अंदर ये प्रावधान था कि वो चेंज कर सकते हैं, उस रिश्ते को ठुकरा सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर सरकार ने इसमें अमेंडमेंट सुधार किए और उसमें क्या किया कि 11 सितंबर 2009 और उसके बाद शादी करने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट है वो अनिवार्य कर दिया। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी शादी हो या हो गई हो तो मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाना, क्योंकि ये प्रूफ आजकल कंपलसरी कर दिया है। राशन कार्ड वगैरह कोई भी चीज़ अपन बनवाते हैं तो उसमें मैरिज सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है, क्योंकि 1-2 केस पहले ऐसे आए थे कि जो लिव इन राशन कार्ड ये जो स्कीम है उसकी पात्रता के लिए आवेदन किया कि मेरी पत्नी है, लेकिन जब संज्ञान में आए मामले तो मेरी सर्टिफिकेट के लिए वो कंपलसरी कर दिया पंजीकरण। तो पहली बार 27 अगस्त 2009 को राजस्थान विधानसभा ने विवाहों को अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2009 को मंजूरी दी। और दोस्तों इसमें विशेष स्पेशल फैक्ट में अपन पढ़ेंगे कि 1098 बाल सुरक्षा जो हेल्पलाइन नंबर है, और किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए 181 पर अपन कॉल कर सकते हैं। और 1090 महिला हेल्पलाइन नंबर है, जिसको 15 नवंबर 2012 से संज्ञान में लिया गया या स्वीकृति दी गई। बाल संरक्षण हेतु जो तंत्र है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति, इसमें क्या अलग अलग शाखा बनाई गई है। जिला स्तर पे उसको डिवाइड किया गया है, फिर ब्लॉक स्तर पे, फिर ग्राम पंचायत स्तर पे, पंचायत स्तरीय स्तर के लिए बाल संरक्षण कमेटी अलग से बनाई जानी चाहिए। और बच्चों के संरक्षण के लिए पुरजोर तरीके से उसको समर्थन, और बच्चों के लिए क्या क्या स्कीम है, उसके क्या क्या राइट्स है, उसके लिए जागरूकता कैंप के आयोजन के लिए भी ग्राम पंचायत स्तर को बाधित किया गया है। और दोस्तों इन चीज़ की अपन चर्चा कर चुके हैं कि 1 दिसंबर 2002 को 14 वर्ष के बच्चों हेतु निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा पारित किया गया था। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। ये प्रत्येक माता पिता अभिभावक का ये कर्तव्य बनता है कि बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं रखना है। और भारत इसमें दोस्तों ये 135वां देश था स्वीकृति में, तो ये शिक्षा के स्तर में जो 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ये काफ़ी वेटेज रखता है, ये आज का जो टॉपिक है उसके बारे में क्विक एक बार रिपीट करवा देते हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए बच्चों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, उनकी रोकथाम के लिए कौन कौन से नियम बनाए गए हैं। और ये सबसे पहले जो पृष्ठभूमि थी उसमें जो अपने इंडियन के थे वी.के. कृष्ण मेनन, इन्होंने मामले को संज्ञान में लेके आए। और बाल अधिकार कौन कौन से हैं, इसमें जीने का अधिकार बच्चों के विकास के लिए है, संरक्षण के लिए है, और वो कहीं भी भागीदारी ले सकता है। बाल अधिकार हनन कौन कौन से हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या है, और उसके लिए जो पीएनडीटी एक्ट है 1994 का, और स्लोगन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसका पुरजोर तरीके से समर्थन। बाल विवाह उसके लिए जो क्राइटेरिया है, शारदा एक्ट कौन सा था, शारदा एक्ट को समाप्त, उसमें उम्र 14 और जो 18 थी उसको आगे समाप्त कर दिया गया था, 21 और 18 कर दिया गया था। बाल श्रम बच्चों को कौन कौन से कारखाने में रखने के लिए सख्त कार्रवाई की जाती है, तो उसके लिए किशोर न्याय अधिनियम 2000 है। बाल यौन हिंसा है, लैंगिक अपराधों बालकों के संरक्षण के लिए अधिनियम 2012 जिसको पॉक्सो एक्ट बोलते हैं। पॉक्सो की फुल फॉर्म बाल तस्करी। और संविधान में जो प्रावधान है राइट्स के लिए, शिक्षा के अधिकार के लिए, वो कौन कौन से हैं, मॉरल ड्यूटी कौन सी है, अभिभावकों की ड्यूटी कौन सी है। और फिर बाल विकास की जो योजनाएं हैं, आंगनवाड़ी की, किशोर योजना, शिशु गृह योजना, बाल संरक्षण योजना, तमाम ये यूनिट ये जो है इसमें रीट को और बीएसटीसी और बीएड सबको कवर करती है। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है।
बाल संरक्षण कानून कौन कौन से हैं इसकी भी हमने चर्चा की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, गुड बाय।